हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फिर आपके साथ उपस्थित हुए हैं उन प्रश्नों को लेकर के जो आपके साक्षात्कार में इंटरव्यू में पूछे जा चुके हैं या ऐसे प्रश्न भी हैं जिनके पूछे जाने की संभावना है। ये प्रश्न आपके यूपीएससी इंटरव्यू में और उसके साथ साथ स्टेट सर्विसेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक श्रृंखला के रूप में हम आपके साथ काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि पार्ट 1 में हमने बहुत सारे प्रश्नों के बारे में बात किया है और ऐसे हमने पार्ट 6 तक आपसे बात कर लिया है। इतिहास विषय है, उससे संबंधित प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं इस सीरीज में, तो बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं। एंशिएंट से लेकर के वर्ल्ड हिस्ट्री तक बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन सामान्य रूप से जो विद्यार्थी मेंस क्वालिफाई करते हैं उनको सामान्य प्रश्नों में कहीं कोई परेशानी नहीं होती है, ऐसा हमने अनुभव से देखा है। इस सेशन में हम उन प्रश्नों को ही डील करते हैं, उन प्रश्नों को लेते हैं जो आपसे पूछे गए हैं या एक दो ऐसे प्रश्न भी शामिल कर लेते हैं जो पूछे जा सकते हैं और उन प्रश्नों में सामान्य रूप से विद्यार्थियों को परेशानी होती है। तो आशा करते हैं कि आपने पहले की सीरीज में भाग 1 से लेकर के भाग 6 तक के प्रश्नों को नोट कर लिया होगा और उस पर काम कर लिया होगा। अनेक छात्रों के मैसेज हमारे पास आए, फोन भी आए, उनकी समस्याओं को हम सुलझा रहे हैं। तो जो छात्र इंटरव्यू देने जा रहे हैं, अगर इन प्रश्नों की श्रृंखला में कोई प्रश्न समस्या पैदा हो रही है किसी प्रश्न में, तो आप लास्ट में हम नंबर आपको देंगे, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और मुझसे बात भी कर सकते हैं। आप दिल्ली में रहते हैं तो हम आपसे मुलाकात करेंगे, अगर दिल्ली से बाहर हैं आप तो आपसे फोन के द्वारा उन प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। फोन आपसे ये आग्रह पहले भी हमने किया है, फिर हम करते हैं। फोन या व्हाट्सएप आप वही विद्यार्थी करेंगे जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं। जो बच्चे भी प्रारंभिक परीक्षाओं में जा रहे हैं, मेंस की तैयारी कर रहे हैं, वो अपने कार्य में मन से लगे रहें। वो प्रश्नों को नोट कर लें, जिन प्रश्नों के समाधान हो सकते हैं उनको समाधान करें और जो प्रश्न के उत्तर नहीं आ रहे हैं, समस्या हो रही है, उनको थोड़ा धैर्य अभी रखेंगे। जब वो इंटरव्यू लेवल पर आएंगे तो उनसे भी हम बातचीत करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं प्रश्नों को। जैसे एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है इंटरव्यू बोर्ड में कि भारतीय इतिहास में आप किसे महान सम्राट मानते हैं? भारतीय इतिहास में आप किसे महान सम्राट मानते हैं? Whom do you consider to be the greatest emperor in Indian history? आप भारत में किसे महान सम्राट मानते हैं? ऐसा प्रश्न आता है। एक प्रश्न और है कि अशोक एवं अकबर में कौन महान शासक हैं? Who is the great ruler between अशोका एंड अकबर? अब दोनों प्रश्न जुड़े हुए हैं, तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय इतिहास में एज वेल एज वर्ल्ड हिस्ट्री में ये प्रश्न एक सामान्य सा प्रश्न बनता है। अभी आगे विश्व इतिहास के महान व्यक्ति के बारे में बात करेंगे, घटना के बारे में बात करेंगे, तो आपको इसका उत्तर अपने मस्तिष्क में बिल्कुल स्पष्ट रखना है कि भारतीय इतिहास में आप किसे महान शासक मानते हैं। अब किसे मानते हैं? बहुत सारे शासक हैं, आप किसी का भी नाम ले सकते हैं, लेकिन आपको जो नाम लेना है उसके पीछे आपके पास लॉजिक होनी चाहिए, तर्क होना चाहिए। और ये तर्क कैसे बनेगा? तो थोड़ा सा हमने मेंस में आपके साथ काम किया है, बहुत सारे विद्यार्थियों ने काम किया है। जिन विद्यार्थियों ने काम नहीं किया है तो उनको पहले इस शब्द पे ध्यान देना होगा, महान शब्द पे। ग्रेट कौन? ग्रेट रूलर कौन? महान शासक कौन? पहले से उसको थोड़ा सा दिमाग में रखना होगा और जो भी उत्तर आप सेलेक्ट करेंगे उसको उसी कॉन्सेप्ट की कसौटी पर आप कसेंगे। अब जैसे महान कौन? जो बहुत बड़ा साम्राज्य बनाता है वो महान है,
या बहुत सारे अन्य कार्य करता है वो महान है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि महानता का संबंध सामान्य रूप से जिस प्रकार का चिंतन करना है आपको, मैं आपको क्लू दे देता हूं। महानता का संबंध शासक के कार्यों से जुड़ा हुआ है। अब वो कार्य किस तरह से करता है, किस दृष्टिकोण से करता है, उसका राजत्व सिद्धांत क्या है, किस प्रकार की मानसिकता रखता है। पॉइंट 1। पॉइंट 2, वो जो कार्य करता है वो उस समय के समाज के लिए कैसे उपयोगी है, लोगों के जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं, और इसके साथ साथ उसके जो विचार है, शासक के कार्य है, वो भविष्य को कैसे प्रभावित करते हैं, भविष्य के लिए कैसे रिलेवेंट है। अब जैसे आप अशोका को लेते हैं तो अशोका का धम्म, अशोक का जो धम्म है वो आज भी रिलेवेंट है, प्रासंगिक है, उस समय भी था। विभिन्न धर्मों, विभिन्न पंथों के मध्य एक सामंजस्य स्थापित करना। तो कुछ इस प्रकार का कॉन्सेप्ट आप डेवलप करेंगे महान शासक के संदर्भ में। आप अकबर को भी, अशोक को भी सामान्य रूप से ये हमने लिया, आप दूसरे भी शासक हैं, समुद्रगुप्त वगैरह भी है, हर्षवर्धन वगैरह भी है, आपको लेकिन तर्क के माध्यम से समझाना होगा कि कैसे वह आपकी दृष्टि में महान है, ये बात आपको समझाना होगा। तो इन प्रश्नों को आपको तैयार करना है। इसके बाद देखिए आगे के प्रश्नों को हम लेते हैं। अब भारतीय इतिहास में आगे का प्रश्न है, भारतीय इतिहास में आपको कौन सी घटना प्रभावित करती है। विच इवेंट इन इंडियन हिस्ट्री इम्प्रेसेस यू। अब घटनाओं का संकलन ही इतिहास में है, घटनाएं हैं, उनका प्रभाव है, तो ये तो पूरे के पूरे इतिहास में आपको मिलेगा। तो आपको कौन सी घटना प्रभावित करती है, ये आपको सोचना पड़ेगा। अब घटना वो राजनीतिक भी हो सकती है, सांस्कृतिक भी हो सकती है। अब यह भी एक घटना है कि महात्मा बुद्ध ने जन्म लिया, महात्मा गांधी ने जन्म लिया, बहुत सारे और हमारे हैं, ये भी घटनाएं ही है, किसी का जन्म होना। कोई युद्ध हो सकता है या और कोई घटना हो सकती है। तो आपको ये बताना है कि कौन सी घटना आपको प्रभावित करती है, उसके पीछे के तर्क को आपको स्पष्ट करना होगा, तैयार करना होगा। इसके बाद है भारतीय इतिहास की सबसे प्रमुख घटना कौन सी है। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट इन इंडियन हिस्ट्री, ये भी आपको तैयार करना है। लगभग वैसा ही प्रश्न है, कौन सी घटना सबसे प्रमुख घटना है। अब कोई घटना होगी तो उसका प्रभाव वर्तमान पर भी होगा और भविष्य पर भी होगा। तो इस दृष्टिकोण से आपको तैयार करना है चीजों को। बिल्कुल कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो इंटरव्यू बोर्ड में, अगर प्रश्न पूछा जाए तो तार्किक ढंग से आप उसको जवाब दे दें। और ये जो प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, भाग 1 से लेकर के आज 7वें भाग पर हम लोग पहुंच चुके हैं। ये बहुत लंबी श्रृंखला है, लेकिन इसकी कहीं ना कहीं सीमा रेखा हम निर्धारित करेंगे। तो इनमें ये जो प्रश्न है, इनमें आपको तार्किक दृष्टिकोण तो अपनाना ही होगा, जो भी है उत्तर देने में। तो यहां पर आप देखिए सबसे प्रमुख घटना कौन सी है। अब जैसे आप इंडियन हिस्ट्री में है, वर्ल्ड हिस्ट्री में कोई घटना है, उसका वर्तमान में क्या प्रभाव है, भविष्य में क्या प्रभाव है, इस आधार पर आप इन घटनाओं की विवेचना कर सकते हैं, आप अपना उत्तर तैयार कर सकते हैं। आगे के प्रश्न को देखिए। अब यही बात विश्व इतिहास के संदर्भ में आ गई कि 20वीं शताब्दी का महान व्यक्तित्व आप किसे मानते हैं। अब महान व्यक्तित्व 20वीं शताब्दी का पूछ लिया गया है। 1900 से लेकर के 2000 के मध्य आप किसे मानते हैं। बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, आप वहां देखें। 20वीं शताब्दी में पहला विश्व युद्ध होता है, दूसरा युद्ध होता है, बहुत सारे विश्व में व्यक्तित्व हैं, भारत में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, फ्रीडम स्ट्रगल चलता है। तो आप किसको महान मानते हैं। इंडियन भी हो सकता है या विश्व के किसी देश से ये घटना, ये व्यक्ति हो सकते हैं। आपको तैयार करना है। महान व्यक्ति पहले ही हमने बताया है, कोई व्यक्ति महान जन्म से नहीं होता है, कार्य से होता है, अपने विचारों से होता है। उसका कृतित्व क्या है, ये महत्वपूर्ण होता है।
जैसे महात्मा गांधी को हम उनके जन्म के आधार पर नहीं महत्वपूर्ण मानते हैं, महात्मा बुद्ध को हम उनके जन्म के आधार पर महत्वपूर्ण नहीं मानते, किसके बेटे हैं, किसके वो पति है, किसके पिता हैं, वो एक अलग घटना होती है। लेकिन उनके विचार क्या है, उनके कार्य क्या है, उससे लोगों का जीवन कैसे बदल रहा है, समाज पर प्रभाव क्या है और वो भविष्य के लिए कैसे उपयोगी है, वर्तमान के लिए उसकी रिलेवेंसी क्या है, इन बातों पर आपको विचार करना होता है। तो कोई घटना है, कोई व्यक्तित्व है, तो आप इस तरह से उन चीज़ों को देखेंगे। अब जैसे एक प्रश्न था, विश्व इतिहास की कौन सी घटना आपको सर्वाधिक प्रभावित करती है? तो जैसे इंडियन हिस्ट्री में है वैसे वर्ल्ड हिस्ट्री में घटनाएं ही घटनाएं हैं। अमेरिकन रिवॉल्यूशन से लेकर के फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति कैसे दुनिया को बदल रही है, फ्रांस की क्रांति, अमेरिकी क्रांति कैसे चेंज ला रही है पूरे यूरोप में और कालांतर में पूरे विश्व में, संविधान वगैरह आता है। तो कौन सी घटना, इसके बाद आप देखेंगे रशियन रिवॉल्यूशन, रूस की क्रांति है, बहुत सारी क्रांतियां हैं, बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं। तो ये सब चीज़ें आपको देखना है, इसमें कौन सी घटना लेते हैं आप और उसको तर्कपूर्ण ढंग से आप तैयार करेंगे आप अपना उत्तर। इसके बाद के प्रश्नों को देखिए। 1857 की घटना को विद्रोह कहेंगे या स्वतंत्रता संग्राम? अब ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। आज के समय में जैसे आपने देखा होगा कि 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहने की प्रवृत्ति बढ़ी है, तो आपको अपना मत निश्चित करना पड़ेगा। इसे क्या मानेंगे, एक विद्रोह मानेंगे आपकी दृष्टि में या स्वतंत्रता संग्राम है, आप क्या मानेंगे, इसको देखेंगे। तो नेचर के बारे में आप देखेंगे कि जब आप इसका अध्ययन करेंगे तो बहुत सारे इतिहासकार हैं, उन्होंने अपने मंतव्य दिए हैं, वहाँ से आप इसका उत्तर उसके लिए खोज सकते हैं आप। अब ये कोई ऑर्गेनाइज्ड तो था नहीं, ये कोई पूर्व निश्चित योजना के तहत कोई राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए कोई युद्ध तो नहीं हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें अंग्रेजों के विरोध की भावना विद्यमान थी सभी लोगों में। तो यहाँ से आप देखेंगे इसका उत्तर, सारा नेचर जब आप पढ़ेंगे, प्रकृति पढ़ेंगे, इसका नेचर, वहाँ से इसका उत्तर आपको मिलेगा। तो बड़ी तर्कपूर्ण ढंग से आपको तैयार करना है, उत्तर तैयार करना है। कोई डाउट है तो आपको संपर्क करना है, आपको फ़ोन कर लेना है, व्हाट्सएप कर लेना है। इसके बाद एक क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है, क्या गुप्त काल स्वर्णकाल था? अब स्वर्णकाल, गोल्डन एज इंग्लिश में उसको कहेंगे, तो ये आपको तैयार करना है। वाज द गुप्ता पीरियड द गोल्डन एज? क्या गुप्त काल स्वर्णकाल था? एक शब्द और आपको मिलेगा क्लासिकल एज के बारे में। तो थोड़ा सा पहले स्वर्णकाल को ही आप अपने मस्तिष्क में निश्चित करना, स्वर्णकाल किसे कहते हैं, क्लासिकल एज किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषाएं आपके मस्तिष्क में बिल्कुल स्पष्ट हो। गुप्त काल को क्लासिकल एज भी कहते हैं, क्लासिकी युग भी कहते हैं, क्लासिकी युग भी कहते हैं। जब विकास एक प्रतिमान बन जाता है, एक स्टैंडर्ड बन जाता है, मानक बन जाता है, तो उसे हम क्लासिकल एज कहते हैं। विज्ञान प्रौद्योगिकी में आप देखेंगे, मंदिर स्थापत्य कला में देखेंगे कैसे क्लासिकल एज है। तो ये भी आपको तैयार करना है, जुड़ा हुआ है आपस में। जब सांस्कृतिक विकास, सामाजिक विकास, अन्य प्रकार के विकास, राजनीतिक विकास अपने चरम पर हो जाते हैं, उनको गोल्डन एज कहते हैं। मेंस की क्लास में विस्तृत ढंग से बात की है, आपने अध्ययन किया होगा। जो बच्चे क्लासरूम कार्यक्रम से नहीं जुड़े होंगे, हमारे विद्यार्थी नहीं रहे होंगे, उन्होंने पढ़ा तो सबको है ही है, मेंस में आपने काम किया है। फिर भी आपको ये बताना है, क्या वास्तव में ये स्वर्णकाल माना जा सकता है? क्या राजनीतिक दृष्टि से ये चरम विकास का काल है? क्या आर्थिक दृष्टि से चरम विकास का काल है? तो आप देखेंगे कुछ और आपको उत्तर मिलेंगे। राजनीतिक दृष्टि से आप देखेंगे कि मौर्य काल तो गुप्त काल से एक बड़ा साम्राज्य था। आर्थिक दृष्टि से देखेंगे आप कि गुप्त काल से ज्यादा समृद्धता तो मौर्योत्तर काल में दिखाई दे रही है। इस प्रकार की बातें आपको मिलेंगी।
कला की दृष्टि से आप देखेंगे तो स्तूप कला का विकास तो मौर्य काल में ज्यादा हुआ, स्तंभ कला का विकास तो गुप्त काल में हुआ ही नहीं। मंदिर स्थापत्य कला का विकास जरूर हुआ है। तो जो विकास हुआ है उसको समझना है, जहां सीमाएं हैं उनको रेखांकित करना है और एक निष्कर्ष आपको प्रतिपादित करना होगा कि हम किस सीमा तक गुप्त काल को स्वर्णकाल मान सकते हैं, उसकी सीमाएं हैं, किस क्षेत्र में हम गुप्त काल को स्वर्णकाल मान सकते हैं। तो ये प्रश्न आपको तैयार करना है बहुत अच्छे से। इसके बाद, क्या अशोक का धम्म बौद्ध धर्म का पर्याय है? तो धम्म के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। इज अशोकास धम्मा सिनोनिमस विथ बुद्धिज्म? क्या बौद्ध धर्म था अशोक का धम्म? तो पहले तो यही क्लियर हो अशोक का धम्म क्या है। आपने मेंस क्वालिफाई किया है तो निश्चित तौर पे आपको क्लियर होगा। अब बौद्ध धर्म का पर्याय है क्या अशोक का धम्म? बौद्ध धर्म का पर्याय है तो निश्चित तौर पे बौद्ध धर्म का पर्याय नहीं था, बौद्ध धर्म का सिनोनिमस नहीं था। तो आपको बताना होगा कि यहाँ पर धम्म में कोई त्रिरत्न की बात नहीं है, धम्म में कोई अष्टांगिक मार्ग की बात नहीं है, एंड सो ऑन। ऐसी बातों को आपको बताना होगा। प्रचार प्रसार के लिए संघ की कोई बात नहीं है अशोक के धम्म में। तो ये बौद्ध धर्म से प्रभावित तो है ही। धम्म जैसे नैतिक आचारों की संहिता थी। अब नैतिक आचारों की संहिता थी तो स्वाभाविक है सभी धर्मों में नैतिकता की बात है, लेकिन वो बौद्ध धर्म नहीं है। ये आपको तैयार करना होगा, तर्कपूर्ण ढंग से इसका उत्तर आपको तैयार करना होगा। इसके बाद जैसे आपके प्रश्न आते हैं कंट्रोवर्शियल रूलर्स ऑफ द मिडवल पीरियड, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक, औरंगजेब, खास तौर से दो लोगों पर, और भी आप अध्ययन सारा करते हैं इन पर, जैसे विवादास्पद जैसे बातें हैं। जैसे कहते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक एक पागल सुल्तान था, एक मूर्ख सुल्तान था। तो आधुनिक समय में ऐसे इतिहासकार भी हुए हैं कि उसे बहुत विद्वान सुल्तान मानते हैं, दूरदृष्टि वाला सुल्तान मानते हैं। तो ये जो विवादास्पद बातें हैं इसको थोड़ा समझना होगा, किन इतिहासकारों ने ऐसी बातें कही हैं, क्यों कही है, और आपका अपना मत क्या है, आपका अपना व्यू क्या है, ये आपको निश्चित करना पड़ेगा। यानी एकमात्र सुल्तान है दिल्ली सल्तनत में जिसको विद्वान भी कहा जा रहा है, मूर्ख भी कहा जा रहा है। तो आपकी दृष्टि में क्या है, आपकी नजरों में वो क्या है, किस सीमा तक आप उसको पागल मान सकते हैं, या पागल नहीं था, विद्वान था तो कैसे, आपको समझाना होगा, इन बातों को समझना होगा, उत्तर अपना तैयार करना होगा। औरंगजेब के बारे में भी एक कहते बदनाम बादशाह था। औरंगजेब को कहते हैं कि बदनाम बादशाह, तो कैसे? बहुत सारी बातें औरंगजेब की जो धार्मिक नीति है, राजपूतों के संदर्भ में नीति है, दक्कन नीति है, उसके संदर्भ में आपको अपने विचार क्लियर रखने चाहिए औरंगजेब के बारे में। इसके बाद बहुत सारे प्रश्न हैं, कुछ प्रश्न हमने लिए हैं। ये प्रश्न पहले ही डिस्कस हो चुका है। धम्म बौद्ध धर्म का पर्याय है। अब क्या दीन इलाही को धर्म की संज्ञा दी जा सकती है? कैन दीन इलाही बी कॉल्ड अ रिलीजन? अब ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी आपने धम्म के बारे में देखा, बौद्ध धर्म से तुलना हुई है, तो यहां पर सबसे पहले तो आप धर्म को ही समझ ले, रिलीजन को ही समझ ले। धर्म किसे कहेंगे, किसको हम धर्म मानते हैं? जैसे हिंदू धर्म की बात होती है, इस्लाम धर्म की बात होती है, ईसाई धर्म की बात होती है, सिख धर्म की बात होती है, अन्य धर्मों के बारे में आप पढ़ते हैं। तो धर्म में क्या क्या चीजें होती हैं उनको पहले से आपको थोड़ा समझना होगा। आप जब अध्ययन करेंगे तो आपको लगेगा कि हर धर्म में पारलौकिक सत्ता की बात हो रही है, ईश्वर की बात हो रही है, अल्टीमेट रियलिटी की बात हो रही है, गॉड की बात हो रही है, अल्लाह की बात हो रही है। इसके बाद आप देखेंगे हर एक धर्म में कोई ना कोई एक अलौकिक पुस्तक है, एक धार्मिक पुस्तक है। आप हिंदू धर्म में देखेंगे गीता की बात होगी, इस्लाम में देखेंगे कुरान की बात होगी,
जिन अवस्था की बात होगी, बाइबल की बात होगी, इस तरह से हर धर्म में देखेंगे कोई ना कोई पुस्तक आपको मिलेगी। हर धर्म में एक उपासना स्थल की बात होगी, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है एंड सो ऑन, एक उपासना स्थल होगा। और हर एक धर्म में एक पुजारी वर्ग होगा, पंडित होंगे, मालवी होंगे, फादर होंगे एंड सो ऑन। तो धर्म को पहले आपको समझना है। ये जो रिलीजन है, धर्म है, इसमें कौन कौन सी बातें हैं, ये आपको अपना उत्तर तय करने में मदद करेंगी। जैसे 4 बातों का अभी हमने उल्लेख कर दिया, अब आपको देखना है दीन इलाही क्या है, और दीन इलाही को फिर धर्म की कसौटी पर कसेंगे तो आपका उत्तर निकल आएगा कि दीन इलाही धर्म का पर्याय नहीं था। नैतिक आचारों की संहिता है, जो बातें हैं उनको आप अपने उत्तर में शामिल करिए, तो इस तरह से कुछ इसका उत्तर आप बना सकते हैं। आगे आप देखिए कौन से प्रश्न हैं। दिल्ली सल्तनत के स्वरूप के बारे में ये भी बहुत सारे इतिहासकारों ने बहुत सारी बातें कही है। द नेचर ऑफ दिल्ली सल्तनत, वाज इट ए मिलिट्री सिस्टम, सैन्य तंत्र था। तो कोई दिल्ली सल्तनत को कुलीन तंत्र कहता है, तो कुलीन तंत्र क्या है समझना होगा। कोई सैन्य तंत्र कहता है, वो भी समझना होगा, सैन्य तंत्र किसे कहेंगे। कोई दिल्ली सल्तनत को धर्म तंत्र भी कहता है, धर्म तंत्र, तो ये भी समझना होगा क्या ये धर्म तंत्र है, क्या ये कुलीन तंत्र है, क्या ये सैन्य तंत्र है, ऐसी बातें। और इसमें आप देखेंगे कि सभी में कुछ ना कुछ सच्चाई आपको मिलेगी, लेकिन कोई एक बात पूर्ण रूप से सत्य नहीं है, तो आपको अपना विचार स्थिर करना होगा। आप देखेंगे आरंभिक तुर्क शासकों को कुलीन तंत्र जैसी बात मिलेगी, आप अलाउद्दीन खिलजी के समय में देखेंगे तो सैन्य तंत्र जैसी बात मिलेगी, फिर उस तुगलक के समय में देखेंगे कुछ धर्म तंत्र जैसी बात हो रही है। तो ये आपको अच्छे से विचार क्लियर हो, एक इशारा हमने किया है। जहाँ जहाँ भी ऐसे नेचर वाले प्रश्न हो उनको देख लें। जहाँ पर इतिहास में थोड़े से डिस्प्यूट है, इतिहासकारों में डिस्प्यूट का मतलब ये है इतिहासकारों में मतभिन्नता है, उनको भी थोड़ा सा देख ले, वो आपके इंटरव्यू के लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद एक प्रश्न है, क्या फिरोज तुगलक आदर्श मुस्लिम शासक था। फिरोज तुगलक के बारे में, वाज फिरोज तुगलक एन आइडियल मुस्लिम रूलर। अब आदर्श मुस्लिम शासक किसको कहेंगे। मुस्लिम शासक है, आदर्श मुस्लिम शासक तो शरीयत को मानने वाला होगा, उसका पालन करने वाला होगा, शासन का संचालन शरीयत पर आधारित होगा एंड सो ऑन। तो आपको देखना है क्या फिरोज तुगलक ने ऐसा किया। क्या फिरोज तुगलक आदर्श मुस्लिम शासक की अवधारणा को पहले समझे आप, और आदर्श मुस्लिम शासक की अवधारणा को समझने के बाद उस कसौटी पर आप फिरोज तुगलक को कसे और आप अपना उत्तर निश्चित करें कि इसका उत्तर क्या होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रकार के प्रश्न हैं जिनको आपको तैयार करना है, इनको आप नोट कर लीजिए। ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, इनको नोट कर लीजिए। एक आपको समझ आप में डेवलप होगी सारे प्रश्नों को, और जो सीरीज 1 से लेकर के सीरीज 7 तक ये प्रश्न हैं उनको नोट कर लें। और ये अंतिम सीरीज हम कर रहे हैं, बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, इशारा हमने किया है, बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं, खास खास प्रश्नों को हमने लिया है इस सीरीज में। फिर भी अगर आपके पास कोई प्रश्न हो, आप पूछना चाहते हैं, समस्या हो रही है, क्योंकि अनगिनत प्रश्न बन सकते हैं इतिहास विषय में, तो आपके पास नंबर है, अभी हम दे रहे हैं। जो बच्चे पहली बार सुन रहे होंगे नंबर नहीं होगा, अभी हम नंबर दे देते हैं, आप व्हाट्सएप कर लेंगे या फ़ोन भी कर लेंगे, जैसा उचित होगा हम आपसे संपर्क कर लेंगे। तो ये नंबर आप नोट कर लें। सारे प्रश्नों को नोट करने के बाद आप अपना काम करेंगे। ये फ़ोन नंबर है, आप नोट कर लेंगे। किसी भी प्रश्न में कोई समस्या है तो आप व्हाट्सएप कर देंगे, हम आपसे संपर्क कर लेंगे, या आप फ़ोन कर लेंगे तो मैं आपसे बात कर लूँगा। 7042098868 ये फ़ोन नंबर है, आप उसको नोट कर लेंगे।
7042098868। आपको जिस प्रश्न में समस्या है, जितने प्रश्नों को की चर्चा हमने किया है, आप प्रश्न को लिख करके और ये बताते हुए कि सर मैं ये इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, उसका थोड़ा प्रमाण आप व्हाट्सएप कर देंगे तो हम आपको सहजता से उपलब्ध हो जाएंगे। दिल्ली में हम आपको मुलाकात आप चाहेंगे तो हो जाएगी मुखर्जी नगर में, और नहीं तो आप फ़ोन से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या को सुलझा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो सीरीज़ में हमने प्रश्न लिए हैं, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। सभी पर आपको अच्छे से कार्य करना है। आप पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना इंटरव्यू देने जाइए, साक्षात्कार देने जाइए। पूरे आत्मविश्वास के साथ हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।